Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So as you know that today we will deal with the chapter first of class 9th of chemistry, that is matter in our surroundings. Okay, as you know that we have already deal with the definition of matter and the classification of matter, evidence for particles in matter, then after some examples, after that diffusion, then after Brownian motion, and in the very last day we discuss about the characteristics of particles of matter, rigid fluids, and after that properties of solid, liquid and gas. Today we will deal with why solid, liquid and gases have different properties. Okay, so let us start the topic today. Today we deal with the why solid, liquid and gases have different properties. मतलब क्या कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते क्या क्यों हैं, क्या कारण है उसके. देखिए, वी विल नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. यानी किस चीज़ से हम कर रहे हैं, बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. अब क्या कहता है काइनेटिक थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये कहता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं. ये हम लोगों ने पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था. और कंटिन्यूअस मोशन के कारण वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मौजूद होता है. द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल्स वेदर अ गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज सॉलिड, ए लिक्विड और अ गैस. यानी कि आप जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. तो पहला प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग देखते हैं, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कहते हैं. The space or distances between the particles are minimum in solid, a little more in liquid and maximum in gases. यानी क्या, सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच बहुत कम स्पेस होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है. तो इस स्पेस वो पार्टिकल्स के बीच में कितने स्पेस है इससे भी हम लोग पता करते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. यानी पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस. अब ये कैसे कह रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच, अब क्योंकि सॉलिड के बीच में स्पेस कम है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा, और लिक्विड में क्योंकि उससे ज़्यादा स्पेस है यानी सॉलिड से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कम होगा. और क्योंकि गैस में सबसे ज़्यादा है स्पेस पार्टिकल्स के बीच में, इसका मतलब उसमें जो क्या कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो नेग्लिजिबल होगा यानी बहुत कम होगा, ठीक है. तो इस तरीके से हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज़ देखा, क्यों किसी सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड कहेंगे या लिक्विड कहेंगे या गैस कहेंगे. अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी कहता है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. यानी काइनेटिक एनर्जी कितना है पार्टिकल्स में या फिर वो कितना मूवमेंट करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. अब क्या है, जैसे देखिए, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज द मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस. यहाँ काइनेटिक थ्योरी जो है वो जिसमें पता चलता है कि पार्टिकल्स कितने मूव करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होता है पार्टिकल्स का, वो सॉलिड्स में मिनिमम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है यानी मैक्सिमम होता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये तीन ऐसे पॉइंट थे जिसको ध्यान में रख के आप बता सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है. तो इस तीनों पॉइंट को आप अपने माइंड में रखेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. अब एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये टर्म क्या है, डिफ्यूज़न. यानी डिफ्यूज़न क्या होता है, तो द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. यानी डिफ्यूज़न किसको कहते हैं, तो द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस. यानी क्या,
कोई एक सब्सटेंस जब दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और किस चीज़ के कारण, तो ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण, तो इसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। आप देखिए और भी यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन है, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या है, मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि मोशन पे बेस्ड होता है। किसके मोशन पे, तो उसके पार्टिकल्स के मोशन पे। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। यानी डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा गैसेस में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा और सबसे कम सॉलिड्स में होगा। अब डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग। यानी डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और डिफ्यूज़न हमें ये भी कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ये हमने पहले भी देखा था कि डिफ्यूज़न के कारण ही जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो इजीली वाटर में घुल जाता है और वाटर में कलर जो है वो फिर पर्पल कलर देता है। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था। तो डिफ्यूज़न टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। डिफ्यूज़न मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना। डिफ्यूज़न का प्रॉपर्टी, डिफ्यूज़न जो है वो मैटर का एक प्रॉपर्टी है जो कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण होता है। डिफ्यूज़न सबसे फास्टेस्ट गैसेस में होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है, यानी बीच में जो है वो लिक्विड में होगा, यानी गैसेस से कम और सॉलिड से ज़्यादा। और डिफ्यूज़न हमेशा इंक्रीज़ करेगा अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं डिफ्यूजिंग सब्सटेंस के। और डिफ्यूज़न हमें ये भी बताता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो ये डिफ्यूज़न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब डिफ्यूज़न के एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूज़न इन गैसेस फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। यानी हमारे एवरीडे लाइफ में डिफ्यूज़न के क्या एग्जांपल हैं जो गैसेस में होते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। अब देखिए आप बराबर ये देखते होंगे कि किचन में अगर कोई खाना बन रहा है तो उसका जो सुगंध है वो हमारे एक रूम से दूसरे रूम, तीसरे रूम, चौथे रूम में पहुंच जाता है। कभी कभार हमारे पड़ोसी क्या बनाते हैं वो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि उनका जो भोजन जो बन रहा है उनके किचन में उसका भी स्मेल हमारे घर तक आ जाता है। तो ये डिफ्यूज़न है। कैसे डिफ्यूज़न हुआ, तो जो खाना बन रहा है वो जो वाटर वेपर जो वहाँ से रिलीज़ हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, वो वाटर वेपर धीरे धीरे मिक्सअप होते हुए एयर से आपके रूम तक आ रहा है। अगर वो आपके रूम तक नहीं आता तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आखिरकार उधर क्या स्मेल आ रही है और कौन से फूड कुक हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू डिफ्यूज़न और ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। अब देखिए बहुत सारे आदमी परफ्यूम्स लगाते हैं, मैं जनरली नहीं लगाता, बहुत सारे आदमी आप लोग में भी से भी होंगे जो नहीं लगाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लगाते होंगे। तो जो लगाते होंगे वो देखते होंगे कि जैसे ही आप परफ्यूम लगाते हैं तो आप जैसे ही किसी के बगल से जाएंगे तो वो डिफ्यूज़न के कारण परफ्यूम का पूरी महक जो है या गमक आप कहिए उसको, वो आप सामने वाले आदमी के पास चला जाता है। कैसे जाता है, तो परफ्यूम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन के कारण स्प्रेड होकर के वाटर वेपर्स एयर में मिल जाते हैं, और जिसके कारण से वो क्या होता है हमारे तक उसका सुगंध आ जाता है कि उन्होंने कौन सा परफ्यूम लगाया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि अब लिक्विड्स में क्या है। तो एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, तो जो मैंने आपको पहले ही कहा कि द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर। यानी जहाँ हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि उसका जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो वाटर में आ जाता है। और सेकेंड क्या है, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को वाटर में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का ब्लू कलर भी वाटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, तो एग्जाम्पल्स हाउ कैन डिफ्यूजन इन सॉलिड, यानी सॉलिड में कैसे डिफ्यूजन होता है ये। तो आफ्टर राइटिंग समथिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन्ड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 10 to 15 days, we will find that it becomes quite difficult to clean the board afterwards. This is due to the fact that some of the particles of chalk have diffused into the surface of blackboard. क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड में बहुत कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉलिड में कैसे होता है। तो अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे चौक से और उसके बाद उसको 10-15 दिन तक उसको मिटाने नहीं मिटाएं, उसको छोड़ दें, तो क्या होगा उसके बाद उसको मिटाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि चौक के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के साथ मिक्सअप हो गए होंगे, यानी डिफ्यूज़ड हो गए होंगे।
और नेक्स्ट क्या है, इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स then the particles of one metal are formed to have diffused on into the other metal। यानी क्या कह रहा है कि अगर दो मेटल ब्लॉक्स हैं और उसको एक दूसरे के साथ टाइटली बांध दिया जाए, बाइंड मतलब बांधना होता है, बाउंड उसी का थर्ड फॉर्म है यहाँ, केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, यानी क्या किया, उसको अनडिस्टर्ब्ड यानी उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ साल के लिए छोड़ दिया गया, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होंगे, एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड्स के भी कुछ एग्जांपल्स लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूज़र मैंने दिया, गैसेस में, लिक्विड में और सॉलिड में, वो आप समझ गए होंगे। उसके साथ ही डिफ्यूज़न क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, और साथ में सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों होते हैं और कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैसेस, ये भी आप लोग काफ़ी ईजी तरीके से समझ गए होंगे। और इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके बाद रिजिड फॉर्म ऑफ वाटर मैटर कौन सा है, लिक्विड फ्लूइड कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर भी पढ़े थे, ब्रोनियन मोशन के बारे में पढ़े थे, डिफ्यूजन के बारे में पढ़े थे, एग्जाम्पल्स पढ़े थे, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर के, और लास्ट और स्टार्टिंग हमने मैटर के डिफिनेशन से किया था। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रहा हो जब से हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि ये नोट्स जो है वो बहुत इजी है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और फिर आप इसको अपने नॉलेज के लिए भी और अपने एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए भी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग फिर इसका चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। Okay, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will continue this chapter. Okay, so thank you so much.